अब हम चलते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट जो है सब्सटेंस है विद अ सिंगल एटम। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सिंगल एटम। बाज़ जगहों पर ये डेफिनेशन की जगह पे ये भी लिखा होगा कि सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सिमिलर एटम्स। तो ये दोनों डेफिनेशंस ही हैं, लेकिन बहरहाल इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एटम, and if it's not, most likely it will be, if it's an element it will be composed of a single atom. केमिस्ट्री में एटम का लफ्ज और एलिमेंट का लफ्ज इंटरचेंजेबली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उस मादे की, उस सब्सटेंस के एक एटम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जनरलाइज्ड कर दिया गया डेफिनेशन को सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर कभी ऐसा कोई एलिमेंट पाया जाए जो किसी अपनी स्पेसिफिक, उसकी इतनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि उसमें मोर देन वन एटम्स हों और उसको कैटेगराइज भी एलिमेंट में ही करना पड़े किसी वजह से, तो फिर ये डेफिनेशन भी लागू हो जाए। बेसिकली एलिमेंट इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एटम। हमारे पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 115 118 के करीब एलिमेंट्स हैं और वो सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन से सबसे लेफ्ट टॉप पे आप हाइड्रोजन पाएंगे, एच लिखा होगा, नीचे शायद नाम भी कहीं लिखा हो पूरा हाइड्रोजन, और ये एक एलिमेंट है। और हाइड्रोजन के नीचे जो है वो लिथियम पाएंगे, तो लिथियम एल आई इसका सिंबल है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन लिथियम, और ये भी एक एलिमेंट है। इस तरह 18 आपको वर्टिकल कॉलम्स मिलेंगे और 7 रीडर्स मिलेंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ single atom or similar atoms. So basically it is a very small part of the substance equivalent to the size of the atom. तो अब हम चलते हैं सब्सटेंस की तरफ, तो सॉरी कंपाउंड की तरफ। तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of more than one elements. So compound by definition is a substance which is composed of more than one elements. इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाएंगे तो इसको आप कंपाउंड कहेंगे। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं अपनी बाज़ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिल के बॉन्ड बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में। एक इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलकर एक नई चीज़ बना देते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं और उस सब्सटेंस को कंपाउंड कहा जाता है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम बेसिक नोएट की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कल भी एक एग्जांपल देखी थी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिल जाता है तो बनने वाली चीज़ का नाम पानी है। और पानी जो है ये किस पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, oxygen is an element in this case, and if we are discussing in the context of elements and compounds, then फिर हमें हाइड्रोजन को एलिमेंट कंसीडर करते हुए, ऑक्सीजन को एलिमेंट कंसीडर करते हुए वाटर को कंपाउंड कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गए। पानी मुरक्कब है और मुरक्कब जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होता है और दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मुरक्कब को केमिस्ट्री की ज़ुबान में केमिकल कंपाउंड कहते हैं। इनकी भी स्टडी आगे आएगी और फिर हम बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर जुड़ जाते हैं और एक एक नई चीज़ बना लेते हैं नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, उनको कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये कुछ बहस थी सब्सटेंसेस की टाइप्स पे।
अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। एटम्स, आयन और रेडिकल में फर्क देखेंगे। लेकिन एटम, आयन और रेडिकल में फर्क देखने से पहले एक चीज है जिसका नाम है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को जरा सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बाज़ दफ़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली: एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस composed of a single atom, for example हाइड्रोजन। अब जब खाली हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और इसके मुकाबले पे जब मॉलिक्यूल कंपाउंड पहले लिख लेते हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of more than one atoms और at least two atoms। इसकी मिसाल हमने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से मिलकर जो वाटर बनता है WaTHER वाटर, ये इसकी मिसाल है। फिर घर में पाया जाने वाला जो नमक है सोडियम क्लोराइड, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, और ये मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। तो एलिमेंट में और कंपाउंड में फ़र्क जो है ये बड़ा क्लियर होना चाहिए हमारे जहनों में। और इसके साथ एक मिलती जुलती तीसरी चीज़ है, उसका नाम है मॉलिक्यूल। जब केमिस्ट्री के हम एडवांस लेवल्स पे चले जाते हैं तो हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल को बाज़ दफ़ा, एलिमेंट को नहीं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल को बाज़ दफ़ा इंटरचेंजेबली बोल लेते हैं, लेकिन इनमें बारीक सा फ़र्क भी है। और हमारे नाइन्थ के लेवल पे या इंटरमीडिएट के लेवल पे बहरहाल ये फ़र्क हमारे मद्देनज़र होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली कंपाउंड है, सब्सटेंस तो है ही है लेकिन स्पेसिफिकली कंपाउंड है, which it is a compound, a smallest part of the compound, sorry. Molecule is the smallest part of the compound which can exist independently. Smallest part of the compound which can exist independently. ये इसकी डेफिनेशन है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जो एलिमेंट है यहाँ से ये जब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे एक दफ़ा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो इससे ये बात हमें समझ आई कि जो एलिमेंट है वो सारे के सारे वो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। अगर वो एलिमेंट है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। गो कि वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल है या सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल चीज़ है, सिमिलर एटम्स पर मुश्तमिल सब्सटेंस है, बट नेचर में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड की वो मिनिमम फॉर्म है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, फिजिकल पार्ट, स्मॉलेस्ट फिजिकल पार्ट ऑफ द कंपाउंड विच हैज़ द एबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसकी अगर एग्जांपल्स देखनी है तो वाटर ये कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूल भी है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। तो अमूमन 99 या 98% केसेस में, मैंने 2% का मार्जिन रख लिया है, जो कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो जब एक सिंपल कंपाउंड बना दिया जाए, जैसे हमने पानी बना दिया, तो ये बेसिकली कंपाउंड है। लेकिन इस डेफिनेशन में जब उसको मॉलिक्यूल की फ्रेम में फिट करेंगे तो वो कंपाउंड होने के साथ साथ मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है।
तो वाटर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अमूमन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स मॉलिक्यूल, हाँ, एलिमेंट भी मॉलिक्यूल हो सकता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंपाउंड्स तो मॉलिक्यूल होंगे ही होंगे, विद जस्ट अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस मे बी, लेकिन एलिमेंट जो है वो अक्सरियत जो है वो मॉलिक्यूल नहीं होंगे, लेकिन ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं उनका वो नोबल गैसेस कहलाती हैं पीरियोडिक टेबल की, वो जो है वो एलिमेंट्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आज ही अगर आपके जहन में होगी तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझते जाएंगे। ग्रुप 18 के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स में जो सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट्स तो हैं ही हैं, क्योंकि सारा पीरियोडिक टेबल सिंगल एटम्स पे मुश्तमिल सब्सटेंसेस के नाम लिखे गए हैं वहाँ पे, और वो उन्हीं के हिसाब से उनके मैसेज वगैरह लिखे गए हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स तो हैं ही हैं। ग्रुप 17 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो गैसेस हैं, नोबल गैसेस उनका नाम है, वो इंडिपेंडेंटली एलिमेंट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर लेती हैं और करती हैं, इसलिए वो एलिमेंट्स होने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी हैं, और उनके नाम जो हैं वो नियॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, और शायद क्रिप्टॉन भी है, लेकिन बहरहाल वो नाम बाकी जो हैं वो पीरियोडिक टेबल से देखे जा सकते हैं। तो जो अहम बात थी वो एलिमेंट की, मॉलिक्यूल की और कंपाउंड की, ये हमारे जहन में होनी चाहिए, ये डिस्टिंक्शन हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी आगे काफ़ी सारी तफसील भी है, होमोएटॉमिक भी होते हैं, हेट्रोएटॉमिक भी होते हैं, लेकिन बहरहाल अभी मोटी तशखीस जो है, डिस्टिंक्शन जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है एटम, आयन और रेडिकल। एटम की बात अभी की है, केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एलिमेंट और एटम इंटरचेंजेबली यूज चीजें हैं। एटम, आयन एंड रेडिकल। बेसिकली मैं एटम के साथ एलिमेंट भी लगाऊंगा, क्योंकि एटम और एलिमेंट केमिस्ट्री में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं, एटम और एलिमेंट। तो व्हाट इज एन एटम? जो एटम है वो atom या element is a part of the substance. Substance are part of the substance which is chemically neutral. ये इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रल का लफ्ज। जो एटम या एलिमेंट है वो न्यूट्रल होगा। अब मैंने पार्ट ऑफ द सब्सटेंस लिखा है क्योंकि एटम का लफ्ज साथ लिख दिया है, एलिमेंट के तो खाली सब्सटेंस नहीं लिखा, पार्ट ऑफ द सब्सटेंस लिखा है। एलिमेंट को हटा दें और खाली एटम देखें तो फिर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस का वर्ड यूज कर लें साथ, और अगर आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ द हटा के सब्सटेंस से शुरू कर दें, तो एक दूसरी डेफिनेशन भी बन जाएगी एलिमेंट की, वो आयन और रेडिकल के अगेंस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी फिर, और वो ये है कि पार्ट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज केमिकली न्यूट्रल। तो जो आयन है, आयन इज एन एटम और एन एलिमेंट which carries some charge. Which carries some charge. एलिमेंट पे अगर चार्ज आ जाए किस पॉजिटिव प्लस या नेगेटिव का तो वो आयन बन जाता है। अब इसकी मिसाल देखनी है तो हर एक एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा। ये हाइड्रोजन है,
मैंने एच से इसलिए लिखा है कि इसका सिंबल एच है, और कभी हम सिंबल्स की तफसील में नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का ज़हन में रख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन, इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले हम इसका एटम बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन देखेंगे तो इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है H के साथ, और नीचे 1.007 या 8 लिखा होगा। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ये इसका एटॉमिक मास है। हर एलिमेंट के साथ इसी तरह की तरतीब आप पाएंगे। हर पीरियोडिक टेबल में जो होल नंबर होगा वो उसका एटॉमिक नंबर है, और जो पॉइंट्स में होगा अमूमन वो उसका एटॉमिक मास है। इसको अभी इसकी जो तफसील है वो अगर अब थोड़ा सा आगे जाकर देख लेते हैं। अभी ये बताना मकसूद है कि एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटर, इसके शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, 1। क्योंकि एटॉमिक नंबर बाय डेफिनेशन ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अभी इसकी तफसील थोड़ी सी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है, प्लस का। ये पाए कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के ऊपर अमूमन हम इसका सिंबल प्लस के साथ बना देते हैं, ये बताने के लिए कि ये इसके न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन्स हैं। तो जो हाइड्रोजन है ये सिंपलेस्ट ऑफ द एटम है, और इसी की प्रॉपर्टीज को स्टडी सबसे पहले किया गया था जब ये एटॉमिक मॉडल स्टडी हुए हैं, रदरफोर्ड ने भी और बोहर ने भी। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे, हाइड्रोजन के एटम पे ही काम किया था, और उसने फिर डिस्कवरीज की थी जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से मशहूर हैं, और आगे किसी चैप्टर में आएगी भी उनकी तफासील। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक मदार में। तो ये मैंने मदार जो है एक वर्चुअल सा बनाया है, क्योंकि रियल में तो ये मदार इस तरह नहीं होता, जस्ट एक सर्कुलेशन होती है, एलिप्टिकल सी होती है 3 डायमेंशन में। वो हम बना नहीं सकते 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो यहाँ पे आप उसका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ नेगेटिव चार्ज के साथ दिखा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिंगल ना हो तो, मजबूरी ना हो तो फिर वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, और वो रिवॉल्व करेंगे सराउंडिंग में न्यूक्लियस के। तो हाइड्रोजन की बात हमने की है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। बेसिकली बात हमने आयन की करनी है। अब ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है, अगर कुछ एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशंस में डाल के ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, इसके न्यूक्लियस, ये आपस में इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसी तरह तोड़ दें और इलेक्ट्रॉन जो है इसका, इसके न्यूक्लियस के ज़ेरे असर से बाहर आ जाए, तो आपने इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लिया। और जब आपने इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा लिया है तो फिर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये एक एलिमेंट नहीं रहेगा, ये एक आयन बन जाएगा विद +1 चार्ज ऑन इट। क्यों? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज करवा लिया है, और जब रिलीज करवा लिया तो हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट से आयन बन गया है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वही आयन बन जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये लूज करने की मिसाल दी है, तो गेन करने की भी मिसाल एक अभी ही देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ है वो किसी ना किसी ने गेन भी करना है, और जिसने गेन करना है वो एक न्यूट्रल स्पीशी
अमूमन नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। लेकिन खैर इसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से हमने रिलीज करवा के इसको आयन बना दिया प्लस वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ये बाहर चला गया। और यही एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पीछे एक और एलिमेंट लाया जाए या आ जाए इसके करीब क्लोरीन, तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगी, Cl-1 से Cl न्यूट्रल। तो क्लोरीन जो थी उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन मान रही थी, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गई। ये चार्ज थी, तो ये चार्ज से जो है आयन से दोबारा एलिमेंट की तरफ चली गई और जो न्यूट्रल था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे इतनी बात चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में समझनी काफ़ी है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आयन का आपके जहन में होना चाहिए। आप बेशक इसको यहाँ तक ही रख लें, नीचे वाला ना देखें। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये एक आयन बन गया। आयन इज एनी एटम और एन एलिमेंट व्हिच कैरी सम सॉर्ट ऑफ अ चार्ज। It can be a positive charge, it can be a negative charge। चार्ज लाने के लिए या आप किसी एलिमेंट के शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे या उसके शेल में इलेक्ट्रॉन उसके शेल से रिलीज करवाएंगे, दोनों ही कंडीशंस हैं। तो ये बात बाद में तफसील से जब देखेंगे तो मज़ीद वाज़ेह होती जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो रेडिकल है। तो रेडिकल के लिए मैंने भी आपको एक बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर किसी, अब मैं हाइड्रोजन से नीचे पाया जाने वाला एक एलिमेंट है, उसका नाम ग्रुप 1 में ही उसका नाम है लिथियम। Li उसका सिंबल है और उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो लिथियम जो है 3 एटॉमिक नंबर के साथ है। इसका मतलब ये है कि इसमें जमा के चार्जेस 3 हैं और मनफी के चार्ज भी कितने होंगे, 3। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में बाकी अगले में चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये अगर हम किसी तरीके से लिथियम का पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको Li+2 बना दें, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, +2। अब ये बाहर वाला मदार मिटाएं, ये जो नीचे मदार निकल आया है इसका, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। रियलिस्टिकली आप लिथियम के साथ नहीं कर सकते, लेकिन रेडिकल बनाने का तरीका ये है कि आप जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ लें तो वो रेडिकल बन जाएगा। अगर हम इस जोड़े में से किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ लें तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये आप इसको फिर ऐसे लिखेंगे, लिथियम+1 नहीं लिखेंगे, लिथियम ये लिखेंगे डॉट के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इसके जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ लिया है, जोड़ा पूरे का पूरा ही तोड़ा जाएगा, एक नहीं टूटता, कभी भी ये याद रखिएगा। तो अगर आपने बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में अपर एटमॉस्फेयर में केमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस करती हैं, उनमें बाज़ रेडियो एक्टिव रिएक्शन इस तरह के हो जाते हैं जिसमें पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का वो टूट जाता है और वो एक रेडिकल की फॉर्म में फिर एक धुआंधार सितारे की तरह एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी पोजेस करता है और फौरी तौर पर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके कुछ नया बना देगा। इसीलिए अपर एटमॉस्फेयर में जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जाते जाएंगे उतने ही ज़्यादा उनके रेडिकल्स भी वक्त के साथ जनरेट होते जाएंगे और वो फौरी तौर पर कुछ नया ऐसा बना देंगे कंपाउंड या न्यूसेंस जो हमारे माहौल के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस होगी।
तो ये रेडिकल है। रेडिकल जो है वो आपने जोड़ा जब इलेक्ट्रॉन का तोड़ लिया तो वो रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। तो आयन और रेडिकल में फर्क है। आयन में जोड़ा नहीं तोड़ा जाता, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराया जाता है अगर वो सिंगली एग्जिस्ट करता है, और अगर दो की फॉर्म में पेयर फॉर्म में है तो वो पेयर का पेयर एक्सट्रैक्ट होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन आप नहीं तोड़ सकते। सिंगल इलेक्ट्रॉन तोड़वाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंट में होने वाले रिएक्शंस अपर एटमॉस्फेयर में वो खुद ब खुद जो है वो पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा लेते हैं और उनके रिजल्ट में फिर क्या बनता है, रेडिकल। तो ये एटम, आयन और रेडिकल की बात